ओके, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो क्या चीज है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइडियल गैस किस तरह से रियल गैस से डिफरेंट होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आइडियल गैस किससे बोलते हैं? जो गैस, द गैस विच, ऐसी गैस जो ओबेस करती है। किसको ओबे करती है? आइडियल गैस इक्वेशन को। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो जो गैस आइडियल गैस की इक्वेशन को पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबेस करती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। दुनिया में ऐसे कोई आइडियल गैस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2N2 इन गैस को हम आइडियल गैस मानते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है कि फॉर अ गैस, कोई भी गैस के लिए उसकी स्टेट हम स्पेसिफाई करते हैं। मतलब कोई भी गैस के लिए उसकी स्टेट हम स्पेसिफाई करेंगे। कौन से फिजिकल क्वांटिटीज? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये गैस की स्टेट को स्पेसिफाई करती है। और ये जो पी वी टी ये तीनों के तीनों इस इक्वेशन में है। इसीलिए जो अपना इक्वेशन आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको, ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है इसी को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन क्वांटिटीज को रिलेट करता है। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी जो गैस की जो क्वांटिटीज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको रिलेट करता है, जो उस गैस के स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। इसीलिए इस पीवी इक्वल टू एनआरटी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ओके। अभी जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है बिहेवियर ऑफ गैस, गैस का बिहेवियर। तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, आपको पता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, फ्रीली फॉल होता है, मतलब कोई किसी बंदे ने, यहाँ पे कोई बंदा है ऐसा, इसने बॉल को फेंक दिया, बॉल फेंक के ऐसा चला गया, ठीक है, यहाँ आके गिर गया नीचे, ये जमीन पे आके गिर गया। ठीक, तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल होता है तो उसके मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। और इसको आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल होता है तो उसके मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किससे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन आपको पता है गैस की बात, हम गैस की बिहेवियर की बात करते हैं। हम सॉलिड जो फ्रीली फॉल होता है उसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन गैस जो होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में एटॉम भी आते हैं, मॉलिक्यूल भी आते हैं, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑलवेज, हमेशा इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, हमेशा किस मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन में। ओके। और गैस के मॉलिक्यूल की जो स्टेट होती है, गैस की जो स्टेट होती है उससे हम किससे कैरेक्टराइज करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कैरेक्टराइज करते हैं। जो गैस होती है, गैस किसी भी कंटेनर के अंदर इंक्लोज होती है, गैस किसी भी कंटेनर के अंदर अगर इंक्लोज है, किसी भी कंटेनर के अंदर, ये कोई कंटेनर होगा इसके अंदर गैस इंक्लोज है, तो इस गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए इट इज बहुत डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। गैस का जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसके मोशन को अंडरस्टैंड करना पाना, उसके मोशन को डिस्क्राइब कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। और ये तो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रैंडम मोशन में होती है, एक प्रॉब्लम होगी। और दूसरी प्रॉब्लम कैसी होती है कि गैस के 1 मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो उस कंटेनर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने गैस मॉलिक्यूल होते हैं? तो 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल होती है। इतने सारे गैस मॉलिक्यूल, इतने सारे 10⁻23, मतलब पूछो ही मत, इतने सारे गैस मॉलिक्यूल होते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने सारे गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो कंटेनर में तो बहुत जगह होगी। तो इसीलिए गैस के मोशन को डिस्क्राइब कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हमने कुछ एजम्पशन बनाए, एजम्पशन बनाए। किस लिए एजम्पशन बनाए? कुछ एजम्पशन बनाए, हमने कुछ कंसीडरेशन पकड़े, कुछ एजम्पशन बनाए गैस के मॉलिक्यूल के बिहेवियर को क्या करने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए। वो हम एजम्पशन
अभी डिटेल में देखेंगे। और की स्टडी करना है तो हमने कुछ सर्टेन एजम्पशन बनाए। तो वो एजम्पशन कौन से? तो पहला एजम्पशन है कि गैस के अंदर गैस कंसिस्ट, तो गैस के अंदर क्या होता है? गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। गैस के अंदर क्या होता है? गैस कंसिस्ट क्या? गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ क्या? टाइनी, एकदम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। टाइनी पार्टिकल्स कौन? जिनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये बात सही है? आप देखो किसी कंटेनर के अंदर या बलून के अंदर या कोई भी कंटेनर के अंदर अगर गैस रखी है तो उस गैस के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो उन पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ये एक बड़ा सा कमरा है, इस कमरे में एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो एयर के पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे होंगे जो हमारे आंखों से भी नहीं दिखते क्या? कभी गैस के पार्टिकल दिखते हैं क्या? तो गैस के पार्टिकल मतलब गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। गैस के अंदर बहुत सारे लार्ज टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल होते हैं परफेक्टली रिजिड होते हैं। दिस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली, पूरी तरह से परफेक्टली कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। परफेक्टली रिजिड, ठीक है? परफेक्टली कैसे होते हैं? रिजिड। उनका शेप और साइज चेंज होता है। मॉलिक्यूल दिखते हैं उसका साइज छोटा है तो उसका शेप और साइज कहां से चेंज होगा? वो कैसा होगा? परफेक्टली क्या होगा बताओ? रिजिड होगा, ठीक है? और इलास्टिक स्फीयर होता है। इलास्टिक स्फीयर, परफेक्टली रिजिड इलास्टिक स्फीयर होता है। अब इलास्टिक स्फीयर मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है स्फेरिकल माना गया है। और इलास्टिक स्फीयर इसलिए आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? गैस के मॉलिक्यूल जब प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेस हो जाएंगे और प्रेशर छोड़ देंगे तो एक्सपांड हो जाएंगे। मतलब परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर होता है। फिर से ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? परफेक्टली रिजिड, और उनका बिहेवियर कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक स्फेरिकल बिहेवियर होता है, ठीक है? तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ठीक है? और स्फेरिकल शेप होता है। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरा एजम्पशन क्या है कि ऑल मॉलिक्यूल, सभी के सभी मॉलिक्यूल सेम गैस के, ऑल मॉलिक्यूल मतलब एक गैस के सभी मॉलिक्यूल का जो साइज होगा और डायमीटर होगा बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। मतलब ऑल मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस, एक ही गैस के सभी मॉलिक्यूल का शेप और साइज कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल, एक जैसे होगी, आइडेंटिकल होगा। और चौथा एजम्पशन क्या माना गया है कि गैस का खुद का वैल्यू नहीं के बराबर होता है। मतलब एक्चुअल जो वैल्यूम होता है, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल as compared to total volume occupied by the gas, as compared to total volume occupied by the gas। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रूम के अंदर गैस एयर है तो एयर ने इस रूम पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। लेकिन अगर मैं उस प्रेशर लगाऊंगा तो उस गैस के वो जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होगा उसको जब कंप्रेस करते जाऊंगा तो गैस कंप्रेस होती है, आपको पता है। तो ऐसा करते उसको एक छोटे से कंटेनर में ला सकता हूं, तो ये गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होगा। तो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कंपेयर होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। गैस ने इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। यहाँ पे गैस पार्टिकल है, ये सभी ऐसे इधर उधर गैस पार्टिकल है, ये अलग अलग, लेकिन ये हो गया पूरा वॉल्यूम जो गैस ने ऑक्युपाई किया है। लेकिन इस गैस का एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा? इसको कंप्रेस करो तो आप कंप्रेस करते छोटे से कंटेनर में आप उसको ला सकते हो। मतलब उसका एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस का जो मॉलिक्यूल का जो गैस मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे, गैस बोलोगे, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस ने तो ये पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, तो एक कंटेनर का वॉल्यूम हो गया। जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया वो किसके वॉल्यूम है? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है,
ओके, तो मैंने कितने एजम्पशन बताया कि गैस के मॉलिक्यूल पर गैस क्या कंसिस्ट करती है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, परफेक्टली रिजिड होते हैं, वेटलेस भी होते हैं, यहाँ पे वेटलेस भी आना चाहिए, इनका वेट कुछ नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, बहुत कम होगा, परफेक्टली रिजिड, वेटलेस होंगे और इलास्टिक स्फीयर होते हैं। ठीक है, फिर आर मॉलिक्यूल, सेम गैस के सभी मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में वो आइडेंटिकल होते हैं, और एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है गैस का वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब इसमें पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑलवेज इन रैंडम मोशन, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं कैसे होते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये हमेशा ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं, रैंडम मोशन हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड तो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में तो कोलाइड होते हैं, जब कोलाइड विद ईच अदर, इसलिए कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कोलाइड होते हैं, ईच अदर कोलाइड में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ में तो टकराते हैं, साथ साथ में वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में भी कोलिजन होता है उनका, वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गैस के सभी मॉलिक्यूल कैसे स्टेट में होते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ में तो कोलाइड होता है, साथ में कंटेनर के वॉल के साथ में भी क्या होता है, उनका कोलिजन होता है। और ये जो कोलिजन होता है ना, दिस कोलिजन, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, दिस कोलिजन इज परफेक्टली कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक यानी जब वो उनका कोलिजन होता है तो उनकी एनर्जी और उनका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, लॉस नहीं होता, मतलब टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब जब वो कोलाइड करते हैं तो ये उसने एनर्जी मतलब टकराया, उसकी एनर्जी लॉस हुई, लेकिन टकराने के बाद में वापस उसी वेलोसिटी के साथ में वो वापस आता है, मतलब जिस एनर्जी के साथ में गया उसी एनर्जी के साथ में वो वापस आ जाता है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती, मोमेंटम भी उसका लॉस नहीं होता, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, उनका कंजर्व होता है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा कि ये जो दो कोलिजन होता है, ये गैस का मॉलिक्यूल ये यहां से यहां गया, इस मॉलिक्यूल के साथ में टकराया, फिर यहां से टकराने के बाद में क्या गया, ये जो ये गैस का मॉलिक्यूल है, यहां से ये गैस का मॉलिक्यूल हो गया, ये यहां आया, इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में टकराया, टकराने के बाद में कहां आया, ये यहां आ गया। ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल यहां आ गया, फिर यहां पे वो किसके साथ में टकराया, फिर इधर चला गया। तो ये जो दो कोलिजन हो रहा है या इन दो कोलिजन के बीच में, ये देखो ये गैस मॉलिक्यूल यहां से लेकर ये फाइनल यहां तक आया, तो दो सक्सेस यहां पे किसके साथ में वो टकराएगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो एक पाथ, स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करता है, और इस स्ट्रेट पाथ को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। ये फ्री पाथ है, मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, और इसी स्ट्रेट पाथ को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। तो ऐसे हमने कुछ एजम्पशन माने गैस के बिहेवियर को क्या करते हैं। तो अभी बात करेंगे मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर उधर इधर भागते रहते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा कैसे स्टेट में होते हैं, रैंडम मोशन में। तो मान लो ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहाँ गया, ये किसी दूसरे बंदे के साथ कोलाइड हो गया, ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे आया, गैस का मॉलिक्यूल है इसके साथ में टकराया, टकराने के बाद में वो कहीं और भाग जाएगा, इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, दूसरे बंदे के साथ में कोलाइड कर दिया, इसका जो कोलिजन किया, इस गैस के मॉलिक्यूल, ये अपना गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये अपना गैस का मॉलिक्यूल है, ओके। अब यहाँ से यह मान लो, हाँ ठीक है, ये यहाँ से इधर आया, इसके साथ टकराया, इधर घुस गया, तो गैस का मॉलिक्यूल ये इस बंदे के पास में, फिर यहाँ टकराया, ये भाग गया इधर कहीं, ओके, और इधर कहना चाहिए टकराया किसी के साथ, तो मान लो इस बंदे के साथ, इस दूसरे बंदे के साथ, तो इधर और जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक स्ट्रेट पाथ ट्रैवल किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस स्ट्रेट पाथ को लैम्डा 1 नाम दे दिया, फ्री पाथ। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, लैम्डा 2, ये लैम्डा ऐसे करते चलते रहते, ठीक है। तो इन सबका एवरेज डिस्टेंस, एवरेज कैसे निकालते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ऐसा करते करते लैम्डा प्लस डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी मीन फ्री पाथ है। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल, ये क्या चीज है, इसी को एवरेज बोलते हैं, इसी को मीन बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं,
एवरेज मीन या एवरेज मीन बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज का मतलब मीन होता है। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब यहां से यहां इस कोलिजन, इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का कोलिजन इस मॉलिक्यूल से होने के लिए वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इन डिस्टेंस का एवरेज जो रहेगा वही क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा। मीन फ्री पाथ क्या है, एवरेज डिस्टेंस, क्या बोला मैंने, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो ये और इसके कोलिजन होने के लिए, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये जो फ्री पाथ ट्रैवल कर रहा है उसका एवरेज, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो दो सक्सेसिव कोलिजन में जो भी डिस्टेंस होगा उन सबका एवरेज यानी आपका क्या रहेगा, फ्री पाथ। ओके, अरे गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब ये जो मीन फ्री पाथ का ये तो फार्मूला है ही है, और दूसरा और एक फार्मूला है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। लैम्ब्डा का फार्मूला, लैम्ब्डा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन को लैम्ब्डा का फार्मूला लिखते हैं। अब ये जो मीन फ्री पाथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। अब डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, ये जो फ्री पाथ होती है, ये फ्री पाथ ये डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी मोर रहेगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी रहेगी, तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल एकदम पास में रहेंगे। डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत पास में, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, पास में रहेंगे, क्लोज टू ईच अदर, तो उनके बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन होगा तो उसके लिए पाथ जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो क्या होगा, लेस होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और डेंसिटी यानी क्या होता है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वैल्यू, कि कितने मॉलिक्यूल है गैस के पर यूनिट वैल्यू। तो इसका मतलब डेंसिटी, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, जो फ्री पाथ रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वैल्यू, मतलब डेंसिटी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो डायमीटर को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो फ्री पाथ होती है किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बताओ, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या, ये इसका डायमीटर को, अगर डायमीटर बढ़ जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो फ्री पाथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे एक्चुअली डायमीटर को नहीं होता, डायमीटर के स्क्वायर को होता है। बोलो क्यों, क्योंकि इसका ये मॉलिक्यूल का सरफेस होता है स्फेरिकल होता है, और स्फेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। स्फेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया, इसलिए डी स्क्वायर आता है, सरफेस एरिया। अब दोनों को कंबाइन करो तो लैम्बडा, अभी क्या हो जाएगा बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n/v इंटू डी स्क्वायर होगा, या डी स्क्वायर को पहले लिख दिया और n/v होगा। ओके, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू वो डायमेंशन एनालिसिस से निकालेगी होगी, ठीक है, प्रैक्टिकली निकाली होगी, एक्सपेरिमेंटली। तो क्या होगा, इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ओके, डी स्क्वायर n/v। तो नीचे वाला v कहाँ चला जाएगा बताओ, ऊपर चला जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी आपकी किताब में फार्मूला दिया हुआ है, यही आपकी किताब में क्या दिया है, फार्मूला दिया हुआ है। तो ये है फ्री पाथ का फार्मूला। तो ये भी है और ये भी है, ये मीन फ्री पाथ है, ये भी मीन फ्री पाथ है। चलो नोट कर लें। हाँ, तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े उनके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक पढ़े, आज का जो टॉपिक पढ़े, इनके ऊपर अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या, आपको आइडियल गैस का इक्वेशन पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, Pv इक्वल टू NRT, ये आपको पता होगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर जो n जो है, नंबर ऑफ मोल्स बोले तो n का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास अपॉन मोलर मास, ये याद रखना। मास, ये क्या चीज है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन में मोलर मास।
ये मोलर मास है। इसका दूसरा फार्मूला भी बताया था मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर था कि नहीं, एवोगाड्रो नंबर ऊपर था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर रहा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इसके ऊपर भी लिखे थे, तो n अपॉन में n ये भी लिखे थे, ठीक है। इसका भी जरूरत पड़ सकती है अपने को, ठीक है। एक एक चीजें देखेंगे और इसके बाद में आपको एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला पता होगा, केबी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मैंने एक्सप्रेस किया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये फार्मूला भी याद रखना। मतलब जितने फार्मूले अपने अभी तक टॉपिक में कवर किए वो सभी चीजें अपने को पता होना चाहिए। फिर थ्री पाथ, मेन थ्री पाथ, लैम्डा का पाथ इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 दैट इज एस प्लस लैम्डा ज्ञान, ये भी देखिए अपन ने, और डिवाइडेड बाय क्या ज्ञान, ये मेन थ्री पाथ का फार्मूला। और मेन थ्री पाथ का फार्मूला क्या देखिए अपन ने, मेन थ्री पाथ का फार्मूला क्या देखिए, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई दैट डी स्क्वायर n बाय d नंबर, ये भी हमने देखा कि मेन थ्री पाथ डेंसिटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेन थ्री पाथ। तो चलो इन टॉपिक के ऊपर अपन न्यूमेरिकल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, नोट कर लो इस चीज को। तो न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो अच्छे से, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके डिटरमाइन वैल्यू ऑफ आर। तो सॉल्यूशन में आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू निकालना है, और इसकी वैल्यू जनरली आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसा कुछ होता है, इसका यूनिट है ये। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। गिवन में दिया है 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स इनकी वैल्यू 1 दी है, 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। एसटीपी का मतलब होता है एट एसटीपी, मतलब एट एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होता है 1.013 10⁻⁵ पास्कल, याद रखना 1.013 10⁻⁵ पास्कल। गिवन में दिया हो सकता है या नहीं दिया होगा, तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 1.013 10⁻⁵। इसको आप अप्रोक्सीमेटली ये 1 ले सकते हो, इसको 1.0 का मतलब 1 ले सकते हो, 1 × 10⁻⁵ लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.013 को 1 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एट ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वैल्यू, वो वैल्यू में 22.4 लीटर, कितना लीटर है बताओ, 22.4 लीटर। अब 1 लीटर यानी कितना मीटर क्यूब, अपने को मीटर क्यूब में लिखा है, ठीक है। तो 1 लीटर यानी कितना होता है, ध्यान दो अच्छे से, 1 लीटर यानी होता है 1000 cm क्यूब, 1000 cm क्यूब, ठीक है, 1000 cm क्यूब होता है। अब 10⁻, इसका मतलब 10⁻3 जैसा का वैसा, 1 cm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, 10⁻² मीटर होता है, उसका क्यूब होगा। तो बताओ कितना हो गया, 10⁻3, ये 10⁻6 मीटर क्यूब होगा, तो 6 से 3 गए 10⁻3 मीटर क्यूब। याद रखना 1 लीटर यानी 10⁻3 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 1000 cm क्यूब होता है, तो cm का मतलब 10⁻² मीटर, 3 2 जा -6 से 3 गए तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर यानी कितना होगा, 10⁻, इसमें जो 22.4 लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो -3 मीटर क्यूब होगा, ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा ना। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपको आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज करना है, तो PV = इसका हम यूज करेंगे। तो कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, कैलकुलेशन में फ्रॉम फार्मूला, तो फ्रॉम फार्मूला, तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फार्मूला हमको किस में इंटरेस्ट है, आर में इंटरेस्ट है, तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी ये एन और टी इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो PV अपॉन में NT ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किसका है, टेम्परेचर का। प्रॉब्लम क्या दिया है, टेम्परेचर अपने पास दिया है क्या, तो टेम्परेचर 293 केल्विन होता है, कितना केल्विन होता है, सॉरी 293 नहीं 273 केल्विन, 273 केल्विन होता है। ये गिवन में दिया होगा, मैंने लिखा नहीं होगा, यहाँ पे गिवन में दिया रहेगा टेम्परेचर 273 केल्विन होता है एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो 273.15 होता है तो 50 को पकड़ते हैं, 273 लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू भी लिखी होता बाजू में, यहाँ पे टेम्परेचर अपने पास दिया है 273 केल्विन करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। और प्रेशर कितना है, तो 1 × 10⁵, वैल्यूम कितना है 22.4 10⁻³ कितना -3, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 है,
और टेम्परेचर है 273। टेम्परेचर कितना दिया बताओ 273। अब जो जो कैंसिल हो रहा होगा वो कैंसिल करके ले लो, ठीक है, जो जो होता होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, एक से कैंसिल तो होगा, वो तो छोड़, इसका कोई रोल नहीं है। 22.4 जैसा का वैसा, ये 10⁵ और 10⁻⁻2 10⁻2 हो जाएगा, और नीचे में कितना होगा 273। ओके 273। अब इस चीज को आप लॉग से बना सकते हो, या फिर 273 को 22.4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बताओ भाग जाएगा क्योंकि पॉइंट है, तो आप क्या लगाओगे, 0 पॉइंट लगाओगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। फिर छोटा है कि बड़ा है, छोटा चाहिए, फिर से दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, 0, ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 2 का टेबल 22 तक बोलोगे, तो 2 का टेबल 22 तक बोलने 2 10 जा 20 होता है, तो एक तो 2 9 जा काम करेगा, एक तो 2 8 जा काम करेगा, तो मुझे मालूम है 8 जा काम करता है, तो 8 3 जा 24, 24 के 4 बचे 2, 8 7 जा 56, 8 6 56, 56 और 2 कितने हो गए 58, 58 के 8 बचे कितने 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, आगे बराबर। तो 10 में से 4 के कितने बचेंगे 6, कैरी 1, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5, कैरी 1, 2 में से 2 गए 0 0, अब पॉइंट तो 0 आएगा। अब बताओ भाग जाएगा क्या, नहीं, फिर से 0 लगाना पड़ेगा। अब बताओ 2 का टेबल 5 तक बोलोगे तो 2 जा 4, तो 2 शायद काम करेगा, 2 3 जा 6, 560 तो जाएगा नहीं, 1 से जाएगा क्या? अरे हाँ गड़बड़ हो गया, 560 तो भाग जाएगा, ठीक है। 273 है, तो 273 तो 560 को डिवाइड होगा, तो 2 2 जा, तो 2 जा आता है चेक करो, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 बच गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5 आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बता कितना हो जाएगा, 10 में से 6 के 4, कैरी 1, 6 में से 5 के 1 0, अब बता पॉइंट का 0 है, अब नहीं जाएगा, अब क्या लगाना पड़ेगा 0, तो बेस आती 14 होते हैं, तो 7 में तो 1 के साथ आता है, तो हो सकता है कि 6 में भी 5 आएगा, 5 आएगा, 5 में आ जाएगा काम। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना है बताओ, 0.08205 और 10⁻⁴ कितना 2। हम पॉइंट हमेशा यहाँ चाहते हैं, एक डिजिट करते हैं, तो आपको पता है पॉइंट अगर राइट साइड में चला गया तो 10 के पावर में माइनस, तो 8.205, तो पॉइंट 2 के बाद में हो गया तो 10 का पावर -2 और 10 का पावर 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 8.205, 8.0, इसका यूनिट याद रख लो, जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, आपको केमिस्ट्री में सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लॉग से भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो 2 वेसल्स है अपने पास, 2 वेसल्स है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास 2 वेसल्स है, ठीक है, 2 वेसल्स है ऐसी, ठीक है, ऐसी 2 वेसल्स है, ठीक है, ऐसी 2 वेसल्स है, ठीक है, और ये दूसरी वेसल होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इधर सुनो, ये दूसरी वेसल्स होगी, ठीक है, ये कौन सी होगी, दूसरी वेसल्स होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ओके, इस तरह से, ठीक है, जो भी है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे भी बने डायग्राम से। तो ए और बी 2 वेसल्स है, फिल्ड विद सेम क्या गैस होगी, देखो दोनों सेम गैस से फिल्ड है, दोनों सेम गैस से फिल्ड है, दोनों वेसल, ठीक है। वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ये वेसल ये है, ये वेसल बी है, तो वेसल ए का जो वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर रहेगा इसके वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर से डबल रहेगा, ट्वाइस रहेगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा V1 वो क्या होगा ट्वाइस V2, इसका V2 इसका V1, तो बताओ इसका बड़ा होगा, मतलब ये वाली होगी A और ये वाली होगी B, इसका जो वॉल्यूम रहेगा इससे डबल रहेगा, ठीक है। इसको मुझे उस तरह बनाना चाहिए था, तो आप समझ लो फिर भी कि पहले वाले वेसल ए का जो वॉल्यूम होगा V1 होगा, तो वेसल बी के जो वॉल्यूम से ट्वाइस है। सिमिलरली प्रेशर T1 ये भी ट्वाइस होगा P2 के, टेम्परेचर T1 जो होगा ट्वाइस होगा T2 के, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मतलब वेसल ए में और वेसल बी में इनका, इसमें वेसल ए में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो N1 और वेसल बी में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे N2, इनका मुझे रेशियो फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। तो फार्मूला जो लगेगा, फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला जो लगेगा तो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस का इक्वेशन भी लगेगा, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू क्या NRT,
देखिए प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम कैसी ध्यान दो, फार्मूला प्रॉब्लम कैसी है, हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू आरटी, ये आपको फार्मूला पता है। ओके डन। तो फ्रॉम कैलकुलेशन पर फोकस करो, कैलकुलेशन पर फोकस करो, ठीक है। तो बताओ फ्रॉम फार्मूला, ध्यान दो अच्छे से, फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला, ध्यान दो अच्छे से, फ्रॉम फार्मूला, फार्मूला अब बताओ एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट चीज है, आर कांस्टेंट चीज है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आर और एन कांस्टेंट है। तो एज आर और क्या बताओ एन ये कैसे बताओ कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, पी टी या पीवी भी बोल सकते हो, पीवी प्रोपोर्शनल रहेगा, किसको प्रोपोर्शनल रहेगा बताओ, एन और टी को, एन और टी को, एन और टी को प्रोपोर्शनल रहेगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, पीवी और ये एन टी जो इनटू में वो डिवाइड में लाके, एन टी डिवाइड में लाके इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो, समझे। फिर से रिपीट करो, आर और एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो कभी चेंज नहीं होता, एवोगैड्रो नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई, बाकी सब चेंज हो रहा है, पी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, एन भी चेंज हो रहा है, टी भी चेंज हो रहा है। तो आर और एन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, आर और एन कैसा है कांस्टेंट है, ये हट जाएंगे तो एन बाय टी मतलब एन और टी ये इंटू वाले चीज डिवाइड में लाओगे तो आर बाय एन तो कांस्टेंट हो गया, आर बाय एन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, इन दोनों के इंटू इसको डिवाइड में लाओ। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू N1 T1 किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 N2 T2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये तो आपको रूल पता ही है। अरे पता है कि नहीं पता है, अब बताओ अपने को इंटरेस्ट क्या में है, अब बताओ आपको इंटरेस्ट क्या में, बताओ आपको निकालना है क्या, N1 और N2 निकालना है, तो N1 को उधर ले लेते हैं, तो बताओ ये इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में P1 V1 अपॉन में P2 V2, ओके, और ये T2 इधर आ जाएगा और अपॉन में क्या होगा T1 और इक्वल टू ये N1 चला गया ऊपर और अपॉन में N2। कुछ समझ में आया क्या क्या किया तुमने, क्या क्या किया तो कुछ समझ में आया क्या, मैंने क्या क्या किया बताओ, मुझे चाहिए N1 को उधर ले जा लिया मैंने, तो N1 बाय N2 हो गया, बाकी सबको इधर ला लो, ये इंटू में है तो डिवाइड में है, डिवाइड में तो इंटू में चला गया, सॉरी डिवाइड में था तो इंटू में चला गया, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हो, नहीं तो तुमको अगर कंफ्यूजन है तो डिवाइड में T2 हो जाएगा और ये इधर में P2 V2 हो जाएगा, P2 V2 और ये पहले का T1, समझ में आ रहा है क्या। तो देर पर बताओ P1 की वैल्यू क्या है, बताओ P1 की वैल्यू क्या 2P1 है, 2P1 है, कोई दिक्कत। V1 की वैल्यू क्या है बताओ, V1 की वैल्यू कितनी बताओ, V1 की वैल्यू कितनी है 2V1 है, और T2 की वैल्यू क्या बताओ, T1 की वैल्यू क्या बताओ, T2 की वैल्यू नहीं पता, T2 की वैल्यू पता है कि अपने को नहीं, ये P2 तो P1 है क्या है, P1 है क्या है 2P2 है, V1 है क्या है 2V2 है, T2 नहीं पता, P2 जैसा का वैसा लेंगे, V2 जैसा का वैसा लेंगे, T1 है कितना है बताओ, T1 है कितना है 2T2, तो 2T2 और इक्वल टू N1 N2 जो हमको निकालना है, तो ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, ये 2 से 2 भी कट गया तो 2 बचेगा और अपन कितनी बचाएंगे 1 बचा, N1 बाय N2, देयरफॉर N1 रेशियो N2 कितना निकल गया 2 रेशियो 1, ये आपका आंसर होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। जो गैस ए है सॉरी कंटेनर ये है, वेसल ए है और वेसल बी है, तो वेसल ए में जो पैरामीटर है V1 P1 T1 वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, दूसरे वेसल बी के वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर से डबल है, तो हमको वेसल ए में जितने मॉलिक्यूल होंगे और वेसल बी में जितने मॉलिक्यूल होंगे उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो आपको आइडियल गैस का इक्वेशन पता है Pv इक्वल टू nRT, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स में होता है, इसका फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन में एवोगैड्रो नंबर। तो बताओ ये नहीं है एवोगैड्रो नंबर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये दोनों कैसी चीज है कांस्टेंट है, ये इंटू वाली चीज में आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, इसका मतलब ये होता है आपको N1 बाय N2 निकालना है तो डिवाइड में इसको उधर ले जाना पड़ेगा N1 बाय N2, बाकी सब कुछ कर लो, तो ये इंटू वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी, T1 जैसा का वैसा डिवाइड हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर दिया आंसर निकल गया, दैट्स सिंपल। देखो नाउ देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने पास दो टैंक्स है, इस बार अपने पास दो टैंक्स है इक्वल वैल्यू, दोनों का वॉल्यूम जो है इक्वल है, मतलब V1 और V2 इक्वल है,
मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सीधा सुनो, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल है मतलब वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। ओके, इक्वल वॉल्यूम। ओके, इक्वल मास भी है। दोनों का मास, दोनों गैस का जो मास है m1 m2 ये भी दोनों इक्वल है। दोनों का मास भी इक्वल है, m2 भी इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात है यहाँ पे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि दो टैंक्स इक्वल वैल्यूम, मतलब जो ऑक्सीजन वाली समझो V1 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो बात की बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे देखो। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैस है एट 127 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर रहेगा T1 और T2, दोनों का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स